तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपका सबसे पहले इसके हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है। स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमर, ठीक है ना। आप 11th में स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े थे, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो। अब ये स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में एक बेसिक डिफरेंस ये होती है कि जब भी दो कंपाउंड होती है उनके बीच की जो रिलेशन होती है ना, उनका नाम, अगर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है IUPAC चेक कर लो, ठीक है ना, IUPAC ऑफ बोथ कंपाउंड। अब IUPAC अगर A एंड B का, जैसे अगर हम बात करें इस तरह से, ये वाला आइसोमर अगर बात करें तो देखो ये दोनों के बीच कौन सा आइसोमर होगा बताओ। ये ब्यूटेन है, चेन आइसोमर होगा, एग्जैक्टली। तो चेन आइसोमर किस में आता है? स्ट्रक्चरल में आता है, हाँ। तो आप देख लो IUPAC, इसका नाम क्या है? इसका नाम ब्यूटेन है और इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है। समझ पा रहे हो? तो IUPAC सबसे बढ़िया तरीका है कि आप IUPAC चेक कर लो। तो लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री में IUPAC क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, IUPAC सेम होती है। यहाँ पे पहला चीज तो यही आपको डिफरेंस करना। IUPAC सेम, इट मीन्स स्ट्रक्चर सेम। स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सेम होता है। और क्या क्या सेम होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइसोमर में ही सेम होता है, ठीक है ना। तो डिफर क्या होता है इसमें? इसमें डिफर की बात करें, सबसे पहला बात हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स which have same molecular formula, same structural formula, same IUPAC but differ in stereo formula। अब ये स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, ये क्या चीज है? देखो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि उनके स्पेस में चेंजेस हो, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट। स्ट्रक्चर तो सेम होगा। जैसे आप एक एग्जांपल तो आप जानते भी हो स्टीरियो के, ये वाला, ये कंपाउंड जानते हो आप, इसका नाम क्या है? इसकी IUPAC पहले बता दो। 1 2 3 4, क्या नाम होगा? ब्यूट टू इन, क्लियर। इसका भी नाम वही होगा, हाँ। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है वो स्टीरियो में डिफरेंस आ जाएगा, ये हो गया ट्रांस और ये वाले क्या हो जाएगा? सिस। तो इसका नाम है ट्रांस ब्यूटीन और इसका नाम है सिस ब्यूटीन। लेकिन IUPAC तो सेम हुआ ना, देखो दोनों के IUPAC सेम है। समझ पा रहे हो? तो IUPAC सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। डिफर क्या है? डिफर एक चीज है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये दोनों अपोजिट साइड है और यहाँ पे सेम साइड है। तो केवल स्टीरियो में डिफरेंस है। स्टीरियो मतलब स्पेस, ठीक है ना। स्पेशियल अरेंजमेंट में अगर डिफर होता है तो वो स्टीरियो आइसोमर होता है। तो IUPAC मस्ट बी सेम इन स्टीरियो केमिस्ट्री। अब इसकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो पहला जो कैटेगरी है आपका वो क्या है? फर्स्ट कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट जो कैटेगरी है आपकी वो है कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है ना, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। अब ये कॉन्फिगरेशनल में दो कैटेगरी होती है, ठीक है। एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा होती है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर भी है, इसी की टाइप है। हम लोग इसके एक एक करके पढ़ते हैं।
तो पहला हेडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोगे। हाँ, क्या पूछ रहे थे बोलो। देखो पहला पॉइंट क्या कहा गया, रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। अब देखो कौन कौन रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होता है, ठीक है। जैसे सिंगल बॉन्ड फ्री टू रोटेशन होता है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड को आप रोटेट कर सकते हो। जैसे वॉल पे अगर सिंगल कील है तो आप उसको इजिली रोटेट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही दो कील अगर रख दें तो आप रोटेट नहीं कर पाओगे। तो डबल बॉन्डेड, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम आर रेस्ट्रिक्टेड इन रोटेशन एंड रिंग ऑल्सो। रिंग को भी आप रोटेट नहीं कर पाओगे। जैसे रिंग को अगर मैं रोटेट करूं, ठीक है ना, ये सबसे छोटा रिंग ये है, अगर मैं इसे रोटेट करूंगा, रोटेट का मतलब समझना, रोटेशन का मतलब ये रिंग के बॉन्ड को रोटेट करना है ना, ऐसा नहीं इसको पूरे रिंग को तो रोटेट कर ही सकते हैं, बट अगर जैसे ही ये रोटेट होगा तो क्या होगा, ये रिंग ओपन हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा, जैसे ही रोटेशन होगा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो रिंग भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। तो तीन चीज रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, ठीक है। रोटेशन का मीनिंग है बॉन्ड को रोटेट, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड रोटेट होगा, तो रोटेट होगा तो भी ये इसके साथ बॉन्डेड ही रहेगा, सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन बदलेगी, ठीक है ना। मैं आगे एग्जांपल लूंगा तो और क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट है बोथ रेस्ट्रिक्टेड एटम, ये है रेस्ट्रिक्टेड एटम और ये है, ठीक। इसमें बोला है डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है इसका, जैसे ए और बी रेस्ट्रिक्टेड एटम क्या है, ए एंड बी, बोल रहा है कि इन दोनों पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर P है तो यहाँ पे X होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे Q है, यहाँ पे R होना चाहिए, कुछ भी। लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं चलेगा, CH3 चलेगा, ठीक है। और इसीलिए आपके पास ये वाला एग्जाम्पल भी है, ये वाला जो पहला एग्जाम्पल है वो यही है। ये जो एग्जाम्पल है आपका, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो ये है आपका डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड पे एक क्या है, मिथाइल है, और दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल है और एक हाइड्रोजन। अगर मैं इसी क्वेश्चन में CH2 ये ले लूँ तो क्या यहाँ Gi शो करेगा, Gi का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट यहाँ पे नो Gi, ठीक है। अगर मैं एक साइड डिफरेंट करूँ, दूसरे साइड ना करूँ तो भी नहीं चलेगा, नो Gi। तो Gi के लिए कंडीशन क्या है, दोनों ही डिफरेंट होना चाहिए। इसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C, one is hydrogen and another is CH3, one is hydrogen and another is CH3, ठीक है ना। इसी का ट्रांस वाला भी बन सकता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सिस ट्रांस पूरा डिटेल में, बट इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, HCH3 और यहाँ पे CH3H, ठीक है। तो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि उसकी कंडीशन है कि डबल बॉन्ड सिस्टम पे डबल बॉन्ड सिस्टम पे आपकी ये और ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये और ये आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज दोनों पे होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। मैंने क्लियर कट आपको कंडीशन दे दिया है, एक तो रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन दिया है और दूसरा बोथ रिस्ट्रिक्टेड एटम हैविंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन, ये और ये डिफरेंट, ये और ये डिफरेंट, क्लियर है। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगता है ट्रिपल बॉन्ड में कभी Gi हो पाएगा, नो Gi। रीजन क्या है, आपको क्लियरली पता है कि दो तभी बचेंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलो अल्काइन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब इसमें दो बॉन्ड बचेगा क्या, बताओ, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से रिंग में भी हो सकता है। रिंग की कंडीशन ये है कि दो sp3 मेंबर होना चाहिए, जहाँ पे वही कंडीशन दोनों डिफरेंट होना चाहिए। लाइक या ये हाइड्रोजन है तो ये CH3, और सेम कंडीशन यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी CH3। तो सबके कंडीशन है, बट मैं एक एक करके सबको डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे जनरल केस ऑफ Gi, तो पहला हम अगर करेंगे अलोंग CC बॉन्ड, ठीक है ना, अलोंग CC बॉन्ड। तो अलोंग CC बॉन्ड में कंडीशन वही है कि ये सारे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लाइक ये A है, ये B होना चाहिए,
ये ए और बी ऐसे डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ही हो इसका एग्जाम्पल, जैसे ये फ्लोरीन हो जाए, ये क्लोरीन हो जाए, ठीक है, ये भी फ्लोरीन हो जाए, ये भी क्लोरीन हो जाए, समझ पा रहे हो? तो ये हो जाएगा जीआई हो जाएगा। तो ये ऐसा सिंपल कंडीशन है इसके, इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2, ये भी हो जाएगा। इस डबल बॉन्ड को आप फोकस करो, इस डबल बॉन्ड पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से एक CH3 है और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में ओपन करके देखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो हम एक और बॉन्ड लाइन में क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में नहीं होगा, इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नो जीआई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन आ गए। बट इस डबल बॉन्ड में तो ऐसा नहीं है, एक एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है। दूसरा ये वाला एक विनाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो यस, इसका मॉलिक्यूल में जीआई एग्जिस्ट करेगा। और नंबर ऑफ सेंटर की बात करें, नंबर ऑफ जीआई सेंटर की बात करें, ठीक है ना, या स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो क्या बोलेंगे 1। सिमिलरली इसमें यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा, लेकिन सेंटर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीआई सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहला कंडीशन, ठीक है। इसमें जीआई की कंडीशन चेक करनी है, कौन से मॉलिक्यूल में जीआई एग्जिस्ट करेगा, बनाओ जरा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो क्या लगता है इसमें जीआई होगा? ठीक है, तो इसमें जीआई हो रहा है, मैं टिक कर रहा हूँ, जिसमें जीआई कंडीशन है उसमें टिक कर रहा हूँ। मैं सेकंड में भी टिक कर रहा हूँ, इसमें भी जीआई होगा। इसमें नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, और इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। सब क्वेश्चन कितने लोगों का सही था बताओ। सी डबल बॉन्ड एंड में अगेन वही कंडीशन है, यहाँ पे और यहाँ पे लगे हुए मॉलिक्यूल शुड बी डिफरेंट। एंड यहाँ नाइट्रोजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3 CHNH, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल किसी भी फॉर्म में दे देगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, पता है ना। तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर हमेशा ही क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी चीजें हो, ए बी सी कुछ भी हो मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि इनका कंपैरिजन लोन पेयर से है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मीन्स सेकेंड केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बन से दोनों अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें CH2 एंड CH3। अब क्या लगता है इसमें जीआई होगा? नो जीआई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कार्बन से क्या है, दो हाइड्रोजन है। तो ये आपको ओपन करना आना चाहिए ना ये। अब आप लोग 12th में आ चुके हो, ठीक है ना। तो बॉन्ड लाइन तो आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर ये सब चीज क्लियर होना चाहिए कि दो हाइड्रोजन इन्हीं से होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो नो जीआई, क्लियर है। आज क्वेश्चन में आपको वही जीआई चेक करनी है क्विकली। दूसरा कंडीशन मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि दूसरा जो कंडीशन होगा वो क्या होना चाहिए, सिर्फ कार्बन पे आपको देखना है, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। नाइट्रोजन पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑलवेज डिफरेंट। सो इन सेकंड केस में हम लोग जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट में जीआई होगा, सेकंड में जीआई होगा, ठीक है, थर्ड में जीआई होगा, फोर्थ में जीआई होगा, फिफ्थ में नहीं हो सकता,
ये तो खैर पहले वाला कंडीशन है ये सब, ठीक है ना। 9th में नहीं होगा और 8th में भी नहीं होगा। अब बताओ किस क्वेश्चन, देखो थर्ड में जो डाउट हुआ वो नहीं होना चाहिए। ये जो कंडीशन है, ठीक है ना, ये कंडीशन कोई सिर्फ ओपन के लिए नहीं है, ठीक है ना। कहीं भी C डबल बॉन्ड N हो और ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला है कि ये असाइक्लिक के लिए है, ठीक है ना। ये असाइक्लिक के लिए भी है और साइक्लिक के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो वही चीज आप यहाँ चेक करो जरा, आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड N दिख गया, यहाँ पे तो चेक करना नहीं है, चेक किधर करना है, इधर। आप आगे बढ़े, आपको क्या मिला, CH2 मिला, बहुत अच्छा, CH2 सेम हो गया। तो जैसे ही सेम हुआ तब आगे जाओ, क्योंकि आपको तो चाहिए डिफरेंट। जैसे ही आप यहाँ पहुंचे फिर से आपको CH2 मिला, लेकिन यहाँ पे आपको C मिल गया, यहीं पे डिफरेंट हो गया दोनों। ये और ये क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसमें GI एग्जिस्ट करेगा, ठीक। और फोर्थ क्वेश्चन उसी का है। फोर्थ क्वेश्चन में भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टोटली डिफरेंट है। फिफ्थ में GI क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब ये भी पार्ट सेम हो गया और ये भी पार्ट सेम हो गया, दोनों सेम हो गया, देख लो। ये दोनों ही सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है दोनों में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन GI नहीं शो करेगा। क्लियर है सभी को। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3, along N डबल बॉन्ड N। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो हम बात करें NH डबल बॉन्ड NH, इसमें हो जाएगा CH3N, ठीक है। तो इन सब में GI शो करेगा। यहाँ पे आप देखो, ये डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड के ये, अब इस बार तो डिफरेंट की बात है नहीं, कुछ भी हो, जैसे NOH हो जाए, ठीक है ना, CH3 हो जाए, ये भी शो करेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कंडीशन है कि N डबल बॉन्ड N में शो करता है, कोई डाउट तो नहीं है इसका, ठीक है। तो केस 3 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ N डबल बॉन्ड N, ये यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, वो हमेशा क्या शो करेगा, GI शो करेगा। तो थर्ड केस बहुत इजी था, ठीक। फोर्थ केस लेते हैं, इसमें along साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड की कंडीशन ये है कि रिंग कितना बड़ा भी हो, ठीक है ना, रिंग की साइज कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनकी कंडीशन ये है मिनिमम 2sp3 एटम हैविंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन। जैसा डबल बॉन्ड के साथ होता था बिल्कुल वही है। क्या बोल रहा है कि जैसे ये और ये, इसमें sp3 है, तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों चीज अलग हो, लाइक ये A और B हो, लाइक ये A और B हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसकी इसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो रही है, ठीक है ना। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस A एंड दिस A, ठीक है ना। ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, हमें बस ये चेक करना है कि ये और ये अलग होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसा CC में होता था ना, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है। यहाँ भी वही बात बोल रहा था, A और B डिफरेंट होना चाहिए, A और B डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल यही कंडीशन रिंग में होना चाहिए। तो रिंग में जब डिफरेंट होगा, दे मस्ट बी sp3, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे छोटा रिंग होता है 3 कार्बन का। अगर आपको कोई इसमें पूछेगा GI, तो क्या बोलोगे, GI शो करेगा, नो, GI इसमें शो नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है, sp3 मेंबर तो है, 3 है, लेकिन सभी sp3 मेंबर पे क्या है बताओ, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सभी जगह क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये नहीं शो कर पाएगा। दूसरा कंपाउंड में लेता हूं, क्या इसमें GI शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा आइटम भी डिफरेंट कर दूं,
क्या इसमें GI शो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो CH3 है बॉन्ड लाइन में लिखा हुआ है और दूसरा नहीं लिखा है, मतलब हाइड्रोजन होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और दूसरा CH3, तो ये शो कर देगा। उसी तरह से साइक्लो ब्यूटेन में बात करें, नो GI, एक कार्बन ले लें, नो GI, लेकिन जैसे ही 2 कार्बन लेंगे डिफरेंट कर देंगे, GI शो कर देगा। क्लियर है? जैसे पहला केस है, मैं इसमें बोलूंगा GI नहीं हो सकता, सेकेंड में भी नहीं हो सकता, थर्ड में होगा, फोर्थ में भी नहीं होगा, फिफ्थ में हो जाएगा, सिक्स में नहीं होगा, सेवेंथ में भी नहीं होगा, एट्थ में भी नहीं होगा, नाइन्थ में हो जाएगा, टेंथ में हो जाएगा, 11 में हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। एंड ट्वेल्थ में हो जाएगा, 13 में भी हो जाएगा, 14 में भी हो जाएगा, 15 में भी हो जाएगा, 16 में नहीं होगा, 17 में हो जाएगा। बोलो कौन से क्वेश्चन में डाउट है? ठीक है, 11 डाउट में देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, केस नंबर 1 याद है? केस नंबर 1 में डबल बॉन्ड के दोनों और क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। देखो यहाँ गए CH2 सेम, यहाँ गए CH2 सेम, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग सेम। इधर भी सब कुछ सेम है, सेम होने पे तो नहीं होता है ना, इसलिए। क्लियर? और नेक्स्ट कौन सा था? नाइन्थ में भी डाउट है। हाँ, नाइन्थ में देखो sp3 है ये, और एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, एक आपका हाइड्रोजन है और एक CH3 है। केस नंबर ये लास्ट केस तो यही था, मिनिमम 2sp3 साइक्लिक कंपाउंड में, मिनिमम 2sp3 हैविंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंट ब्रांच, ठीक है ना, तो हो जाएगा। क्लियर है नाइन्थ? और किस में डाउट है बताओ? 16 में भी डाउट है, ठीक है। हाँ, 16 जो क्वेश्चन है ना, फिर से वही बोलूंगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बताओ पहले, किसी को पता है इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किसी को पता है कि नहीं? sp2 है, ये बात सबको पता है, क्योंकि लोन पेयर क्या है, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना रहा है, रेजोनेंस आता है ना थोड़ा बहुत, ठीक है ना। मान के चलो मैं ऐसा ओपन स्ट्रक्चर में समझाता हूँ, NH2, देखो इसको आपको ऐसा फील आ रहा होगा आपको कि ये sp3 होगा, क्यों? चूंकि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, लेकिन चूंकि ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजन और NH2 आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो और इसी पे निगेटिव, अब देखो नाइट्रोजन क्या है, पाई बॉन्ड बना लिया, अब निकाल के जरा देखो, तो 3 सिग्मा बॉन्ड पे sp2, अगर एक बार आपको पता चल गया ये sp2, फिर तो क्वेश्चन इजी हो गया। तो जो लोग इसको sp3 माने होंगे उसका क्वेश्चन गलत होगा, ये sp3 है ही नहीं, वो तो क्यों मानोगे, sp2 है। और आपको पता है, फिर से मैं बोलूंगा, मिनिमम 2sp3 होना चाहिए, ठीक है ना, 2sp3 मेंबर होना चाहिए, तो नहीं है ना, एक ही है। तो 6 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, मुझे पता है अगर, हाँ 18 बताऊंगा, 17 18 दोनों वही है, 17 में तो वही चीज हो गया, ये 16 जैसा। मैं 18 बताता हूँ, ठीक है ना, 16 और 17 दोनों सेम है, ठीक है ना। ये भी ये इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2, और इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, नहीं हो सकता। हाँ, एक बार ये डबल बॉन्ड हटा दो, हो जाएगा, डबल बॉन्ड अगर यहाँ से हटा दें तब 17 में हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। 18 जो क्वेश्चन है ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग।
देखो नाइट्रोजन में एक और हाइड्रोजन होगा और दूसरे ओर क्या होगा, उसके लोन पेयर होंगे। ठीक, अब ये नाइट्रोजन में मैं इधर क्या बना सकता हूँ, बॉन्ड पेयर बना सकता हूँ, और इधर क्या बना सकता हूँ, लोन पेयर बना सकता हूँ। अब आप चूंकि ये देखो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है नहीं, तो अब देखो यहाँ तक आपको सेम मिलेगा। यहाँ जब देखो इसमें आपको चेक करना था, ठीक है ना, इधर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये तो डिफरेंट है ही। यहाँ आए आपको CH2 मिला, बहुत बढ़िया। आप आगे गए, आपको आगे सेम मिल गया, लेकिन उसके और आगे जाओगे तो आपको इधर बॉन्ड पेयर मिलेगा और इधर लोन पेयर मिलेगा। मतलब इस बॉन्ड में आपको इधर क्या है, डिफरेंट है, और इधर डिफरेंट। तो इसीलिए 18 जो क्वेश्चन है स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें मैं चाहूंगा 19 क्वेश्चन आप ये भी रख लो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, NH NH याद है, यहाँ NH था तब तो नहीं हुआ, तब हो गया था, ठीक है ना। आपको याद हो, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे ये वाला देखो, थर्ड में क्यों हुआ था, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था डिफरेंट। तो थर्ड में तो ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना, मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन और ऐड कर लो 19। अब इसमें भी वही चीजें हैं। ये आखिरी वाला हाइड्रोजन को मैंने सपोज इधर बना लिया, तो लोन पेयर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हाइड्रोजन इधर है तो लोन पेयर इधर होगा, ठीक है। तो एक जगह आके क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे आपको ध्यान, क्वेश्चन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल हो तब तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किसका था, अनसिमेट्रिकल का, तब तो आप 2D में ही बता पा रहे थे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन सिमेट्रिकल का हो जाए, जैसे ये सिमेट्रिकल का क्वेश्चन देख रहे हो, दोनों साइड सिमेट्रिसिटी है। जब भी क्वेश्चन सिमेट्रिसिटी हो, यू हैव टू केयरफुल इन CN बॉन्ड। CN बॉन्ड में ही ऐसा दिक्कतें आती है, और कहीं नहीं आती। तो उस केस में एक बार यू हैव टू थिंक अबाउट दिस ऑर्बिटल डायग्राम ऑल्सो, ओके। इस केस में क्या है, इसमें आपकी जो साइक्लो एल्कीन की बात हो रही है। पिछला वाला केस था साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन है ये। लेकिन इस साइक्लो एल्कीन की छोटी सी कंडीशन है, रिंग मस्ट बी 8 कार्बन, ठीक है ना। और ये कार्बन क्या है, रिंग की साइज है एक्चुअली। मतलब ये कि रिंग की जो साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 8 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, यस GI शो करेगा ये, क्यों, क्योंकि कार्बन की साइज कितनी है, रिंग की साइज कितनी है, 8 कार्बन है, देखो। लेकिन जैसे ही अगर मान के चलो आपके पास मैं ये क्वेश्चन ले लूं और मैं पूछ लूं आपसे कि क्या इसमें GI शो करेगा, नो GI। अगर कार्बन की साइज और छोटी हो जाए, नो GI। रिंग की साइज क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जैसे ये यहाँ पे रिंग की साइज देखो 8 से ज्यादा है, यस इट विल शो GI। समझ में आई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। इसके पीछे रीजन देखो ये है कि जैसे अपने पास ब्यूट 2 इन था, ठीक है ना, और अपने पास ट्रांसब्यूट 2 इन था, उसी से एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बना है। अब क्या होता है, ये CH3 और ये CH3 काफी दूर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, बहुत रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, और कार्बन को हम लोग साइज बढ़ा देते हैं। तो ये अभी आपके पास 1 2 3 4 था, अब ये 5 और 6 हो गया, ठीक। अभी भी क्या है, ये बहुत दूर दूर है। तो इसको और पास लाने के लिए इस तरह से कितने कार्बन हो गया, 5 हो गए, 6 हो गए, अब ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अब क्या होता है लास्ट में, यहाँ पे आप इसको
इसके जो p ऑर्बिटल है, एक्चुअल में हमें रिंग बनानी है, समझ रहे हो। हमारे पास मॉलिक्यूल ये था, ठीक है ना, सिस ब्यूट टूइन था। अब हमको इससे रिंग बनाना चाह रहे हैं हम, तो रिंग बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि इसके एटॉमिक ऑर्बिटल इतने पास पास नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो इतने पास नहीं है कि इनके बीच ओवरलैपिंग हो जाए और बॉन्ड बन जाए, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल। और वैसे भी आपको पता है 4 मेंबर रिंग में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा रिंग की साइज बढ़ा रहे हैं रिपल्सन के कारण। तो वही किए हैं, देखो रिंग की साइज हमने बढ़ाया। अब बढ़ाया लेकिन तो भी दूर ही था, तो क्या किया, उसको पास ले गए इस तरह से। जैसे ही पास ले गए अब ओवरलैप हो जाएगा। अब देखो आराम से ओवरलैप हो जाएगा। अब जैसे ही ओवरलैप होगा रिंग बन जाएगा। और ऐसा ही ट्रांस में कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा ही आप किस में कर सकते हो, ट्रांस में कर सकते हो। तो इस तरह से जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना, ये वाला ट्रांस ब्यूटूइन है और ये सिस ब्यूटूइन। तो यही वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बनाया है, देखो जरा, यही वाला स्ट्रक्चर ये। इसका ट्रांस वाला कैसा बनेगा, ट्रांस वाला देखो मैंने यहाँ बनाया है। ट्रांस वाला इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, इस तरह। ठीक, तो ये रीजन है, ठीक है। रीजन आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो आप इतना याद रखो कि कार्बन की साइज क्या होनी चाहिए, 8 होना चाहिए अगर साइक्लो एल्कीन में देखना है तो। अब इसमें तुम्हें एक कंफ्यूजन हो सकता है ये वाले मॉलिक्यूल को लेके, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बगल में एक मॉलिक्यूल देता हूँ और उसको तुम लोगों को बताना है। देखो इस मॉलिक्यूल में ये है, तो आप बोल रहे हो नो जीआई, बट आपको याद है ये मॉलिक्यूल हम ले चुके हैं, ठीक है। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पे किए हैं देखो, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी, ये देखो कौन सा क्वेश्चन है, 9th। दिख रहा है आपको 9th? 9th में बताओ, 9th का आंसर मैंने क्या बोला था, जीआई शो करेगा। तो उस समय इस डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं बात कर रहे थे, अभी भी आंसर सेम है, यस ये जीआई शो करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि CH3 की वजह से कर रहा है ना। मतलब इसमें केस कौन सा हो रहा है, केस इसमें ये वाला हो रहा है, मिनिमम 2sp3। तो वही केस अभी भी है, अभी भी वही केस है कि मिनिमम 2sp3 मेंबर है, इसलिए शो कर रहा है। बट अबाउट केस 5 नहीं कर रहा है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में 5 केस में से, मैं सबको समरी कर देता हूं एक साथ, कि इन 5 केस में से कोई भी एग्जिस्ट अगर करता है इन 5 केस में से, जैसे 5 केस कौन कौन से थे। पहला केस मैं रिमाइंड कराता हूं, CC बॉन्ड, चाहे साइक्लिक में हो ओपन में हो। दूसरा CN बॉन्ड, तीसरा NN बॉन्ड, और फोर्थ वाला साइक्लो साइक्लो अल्केन में था, ठीक है ना, साइक्लो एल्केन, ठीक है। वहां पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिंग। और जो फिफ्थ है ना, वो आपका एल्कीन की बात हो रही है। इसी की कंडीशन कितना बोला था, कार्बन मस्ट बी, इनमें क्या है, मिनिमम 2sp3 हैविंग डिफरेंट लाइक दिस। ये 5 कंडीशन है। देखो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। 3 नोमेनक्लेचर बेसिकली जीआई के होते हैं। पहला सिस ट्रांस तो बहुत ही ये बेस्ड है सिमिलर ग्रुप पे। कोई भी 2 सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो नाम सिस हो जाता है। कुछ लोग इसमें ये मान लेते हैं सिस ब्यूट टू इन वाला एग्जांपल कि यहाँ CH3 होगा तभी सिस, वो ऐसा नहीं है, सिर्फ इनसे इनसे मतलब है।
ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन अपोजिट है तो ट्रांस, दो सिमिलर, दिस ग्रुप सिस एंड ट्रांस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। ठीक है ना। सीन और एंटी में ऐसा नहीं है। सीन और एंटी का कॉन्सेप्ट है कि ये जो ग्रुप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साइड ये ग्रुप होगा, तब आपको बोलना है सीन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर होगा भाई। इधर अगर नीचे आप बॉन्ड पेयर बना रहे हो तो इसके लोन पेयर किधर होंगे, ऊपर होंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो इसको एंटी नाम दिया जाता है। ठीक है ना। क्या कुछ कह और रहे थे? और ये आपका थर्ड जो है इजेड है। ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको इसमें सिस ट्रांस लिखना है तो क्या आप लिख पाओगे इसको सिस ट्रांस? कोई भी दो ग्रुप सिमिलर है देखो, तो इसमें इन दोनों में सिस ट्रांस नहीं लिख सकते और सीन एंटी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि सीन एंटी तो केवल सी एन और एन एन के लिए होता है। ठीक है ना। एन और एन में भी हो सकता है। सेकेंड वाला, हाँ सेकेंड वाला हो सकता है। चलो मान के चलो हम इसको ना आई ले लेते हैं। चलो अब बोल पाएंगे क्या? अब सिस ट्रांस बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो एग्जैक्टली तो उसी के लिए एक नया नाम आया इजेड। देखो इजेड का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एंटागन, मतलब उसका सिंपल है कि अपोजिट। जैसा सिस ट्रांस में है ना, अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट। अब क्या अपोजिट होगा अभी बताऊंगा। और जेड का मतलब होता है दूसरा मैन, मतलब सेम होना चाहिए। ठीक। और एक्चुअल में ये सीआईपी रूल से डिसाइड हुआ है। ठीक। तो सीआईपी रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। सीआईपी रूल का मतलब होता है प्रियोरिटी ऑर्डर, और प्रियोरिटी ऑर्डर किससे देखते हैं? एटॉमिक नंबर से देख सकते हैं या फिर एटॉमिक मास से देख सकते हैं। ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन, ये बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है, इसके बाद के एटम को आपको चेक करना है प्रियोरिटी। आपको क्या लगता है CH3 और Cl में कौन, किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है? तो प्रियोरिटी एटॉमिक नंबर से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इस C से पहला बॉन्ड कौन है, C है, और उसके बाद 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे डायरेक्ट Cl है। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या हो गई, 6, और Cl की एटॉमिक नंबर क्या हो गई, 17। ठीक है। तो किसका ज्यादा हो जाएगा, Cl का ज्यादा। वही तो समझा रहा हूँ गधा, पहले सुन तो लो। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है और क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 है। इन दोनों में एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है। अब इसमें तो इजीली बता सकते हो, इसमें बताओ हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन होगा, ब्रोमीन। अगर दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड है तो नाम जेड, और अगर दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट है तो नाम ई। यहाँ पे बताओ इसमें कौन हाईएस्ट प्रायोरिटी है? ठीक है। और इसमें कौन है, इसमें भी। तो क्या नाम होगा बताओ? अभी तो बताया, दोनों सेम साइन होने पे नाम जेड होता है। ठीक है ना। तो इसका भी नाम जेड होगा। चलो तो एक दो क्वेश्चन और बताता हूं मैं। तो इसमें देखो, बताओ जरा। ठीक है। पहले वाला ये एग्जांपल देख लो पहले। यहाँ फ्लोरीन है और क्लोरीन है। ठीक है ना। तो क्लोरीन हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी, और यहाँ पे OH में और NH2 में किसको देंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी? OH को देखो, डायरेक्ट क्लियर है। यहाँ पे नाइट्रोजन 7, यहाँ पे ऑक्सीजन 8। ठीक है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एटॉमिक नंबर देखना है बस। दिस इज CIP रूल। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। अबे एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। इसमें क्या समझाऊं मैं भाई, क्या समझाऊं बताओ। हो गई इनकी दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्या है अपोजिट, तो नाम क्या होगा, ई या जेड? ठीक है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ पे
थोड़ा सा आपको इसमें डाउट होगा, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होता है, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का? ट्रिपल बॉन्ड का हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड का होता है। देखो रीजन बता रहा हूं मैं, इसको इस तरह से ओपन करके देखो कि इसमें सी में इस तरह से मैं ओपन कर रहा हूं। देखो दो दो बॉन्ड किससे है, कार्बन से है ना, देखो दो बॉन्ड कार्बन से है, और बाकी एक बॉन्ड किससे है, हाइड्रोजन से। ये बात समझ में आई, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, देखो ध्यान से। नेक्स्ट में देखो तीनों बॉन्ड किससे हैं, सी से। तो अब आप दो बॉन्ड को इनसे कैंसिल कर दो, बचा क्या, एक बचा इसमें CH और इसमें बचा CC, ठीक है ना। अब देखो CC तो सेम हो गया, हाइड्रोजन और C में कौन ज्यादा होगा, कार्बन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हो गया, ठीक है। तो या तो आप याद रख लो, या फिर रीजन यही है कि इसके तीनों बॉन्ड CC से बॉन्डेड है, ठीक है ना। चूंकि अब दोनों सेम हो चुका है, तब हम लोग आगे भी जाके देखना पड़ रहा है मुझे, तो इसलिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगेन यही लॉजिक यहाँ पे, CH3 बड़ा होगा या फिर ये ग्रुप बड़ा होगा। यस, ठीक है। अगर डाउट है, यही रीजन है बेटा, यही चीज ओपन करके देखो, यही रीजन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जेड, और इसका नाम ई। क्लियर है सबको? इसमें आप ई एंड जेड लिखने की कोशिश करो, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है ना। बनाओ। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो CHO और COOH, ये हो जाएगा हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। ये तो आप उसमें भी जानते हो, नोमेनक्लेचर में भी, इन दोनों में। ऊपर में इसमें हो जाएगा ये वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, तो इसका भी नाम हो जाएगा जेड। इसमें तो जानते ही हो, ये है हाईएस्ट प्रायोरिटी और ये है, नाम हो जाएगा जेड। इनमें इनमें आपका ये वाला हो गया और ये हो गया, तो इसका भी नाम हो जाएगा जेड, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? चलो, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आप जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब इसमें तो यही वाला हो गया, क्योंकि यहाँ तक सेम था, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो अब तक कोई एक नाम ई आ गया, ठीक है। अब इनमें ये क्वेश्चन था, तो देखो यहाँ पे भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको सी और सी सेम है, ठीक है ना। इसको एक काम करो, ओपन कर लो। तो ओपन जब करूंगा तो CO, ठीक। दूसरे में देखो क्या होगा, इनको जब ओपन करूंगा तो 3 CC बनेगा, ठीक है। तो देखो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन तो तब होता ना जब इसके पास भी दो ऑक्सीजन होते, इस तरह से दो CO बॉन्ड होते, तब कंपैरिजन होता। अभी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, CO क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी में आ गया, समझ रहे हो। अभी आपके पास CC है एक्चुअली, तो ये तो यहीं पे हाईएस्ट हो गया, एक ही बॉन्ड में हाईएस्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। और इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आप जानते ही हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। क्यों, क्योंकि इसमें रिपल्सन क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना। ये लॉजिक, रिपल्सन, यहाँ पे दोनों CH3 आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, इसलिए स्टेबिलिटी जो है डीस्टेबलाइज हो रहा है। अगला प्रॉपर्टीज है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यानी म्यू, म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, ठीक है ना। यूनिट क्या होता है इसका, डीवाई, ठीक है ना, डीवाई यूनिट होता है। और Q तो पता ही है चार्ज होता है, और D डिस्टेंस, लेकिन ना तो आपको ऑर्गेनिक में चार्ज दिया जाता है, ना ही डिस्टेंस दिया जाएगा। तो
आपको कैसे बताना, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, सिस और ट्रांस में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? सिस का ज्यादा हो जाएगा ना। अब देखो डाइपोल मोमेंट के लिए एक बात बता देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग Cl ले लेते हैं, हाइड्रोजन, तो ये सिस है, और दूसरा हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो डाइपोल मोमेंट का सीधा सीधा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको थोड़ा बहुत आती है तो आपका यहाँ पे काम हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे मान के चलो ए और बी हम बात करते हैं, अगर बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपको एरो ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक। अगर ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपको एरो इस तरह से ड्रॉ करना है डाइपोल मोमेंट का, क्योंकि हमें देखो निकालने के लिए ना तो चार्ज दिया है ना डेंसिटी दिया है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कि किसका डाइपोल मोमेंट एग्जैक्ट क्या है, बट आप कम और ज्यादा बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन है और ये Cl है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl है, तो आप इसमें एरो कैसे ड्रॉ करोगे? इस तरह से ड्रॉ करोगे। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एरो कैसे ड्रॉ करोगे? इस तरह से ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब यही चीज यहाँ अप्लाई करते हैं, चलो। हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? कार्बन का। ऐसा हो गया। CH3 और इसमें, इसमें एरो कैसे होगा? इस तरह से होगा। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ये कार्बन sp3 है और ये sp2 है। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे इसके एरो ऐसे बनेंगे और इसके एरो कैसे बनेंगे? इस तरह से बनेंगे। इस CH3 के अगेन इस तरह से ऐसे बनेंगे और इस CH3 का भी ऐसे बनेंगे। अब बताओ ये किससे कैंसिल हो रहा है? इनसे। ये किससे कैंसिल हो रहा है? इनसे, ठीक है ना। अगर वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट जीरो आ रहा है। बट क्या यहाँ पे जीरो आएगा कभी? देखो इस दो CH3 का डायपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इधर कहीं होगा, इस CH3 की वजह से। समझ पा रहे हो? और इस हाइड्रोजन के लिए डायपोल मोमेंट इधर होगा। अब ये बताओ दो CH3 की वजह से जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा, क्या वो दो हाइड्रोजन की वजह से जो क्रिएट होगा वो बैलेंस हो पाएगा? हाँ, तो बस इसी तरह से आपको अप्रोक्सीमेट बतानी है, एग्जैक्ट नहीं बतानी है, ठीक है। तो बताओ डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हुआ पहले वाले क्वेश्चन में? सिस का ज्यादा हो गया। सिस का ज्यादा हो गया ट्रांस, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ, ये है सिस और ये ट्रांस, तो आप किसको बोलोगे ज्यादा? ट्रांस में तो बताया जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा लेकिन सिस में तो ज्यादा होता था, यहाँ भी वही चीज, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट हमेशा सिस का ज्यादा होता है ट्रांस, चाहे कोई भी क्वेश्चन। समझ में आई ये प्रॉपर्टीज? मैंने दो क्वेश्चन लिया, एक ये और एक ये। इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है इस एग्जाम में, इस संडे को आएगा ये सब टेस्ट में, इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास लिया जा रहा है। हाँ नेक्स्ट संडे नहीं, इसी संडे, 3rd में, ठीक है ना। 3rd में कब है बताओ? कमिंग संडे टेस्ट है तुम लोग का, ठीक है ना। तो ये भी एक थर्ड क्वेश्चन के रूप में आप इसको भी कर सकते हो कि इस तरह से डायपोल मोमेंट पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं अगर यहाँ पे ये ले लूँ, Cn ले लूँ और यहाँ Cn ले लूँ, क्वेश्चन रिमेन सेम, ठीक है ना। फिर से वही होगा कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? B ग्रेटर देन।
समझ आ रही है बात कि नहीं? अगर मैं C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लूं, क्वेश्चन रिमेन सेम। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एग्जाम में आ सकता है। OH और OH, ठीक है ना? क्या लगता है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा? इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। रीजन क्या है, आपको भी पता है, लोन पेयर है और इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है। ये सारे मॉलिक्यूल क्या थे, लीनियर थे, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। समझ रहे हो? तो एग्जैक्ट वो कैंसल आउट होके जीरो हो जा रहा था। बट यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ना, इसका एग्जैक्ट जीरो नहीं है। क्यों नहीं जीरो है? देखो, मान के चलो हाइड्रोजन इधर है, ठीक, तो इसको पता ही है आपको, ये बेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे भी वही, तो स्ट्रक्चर नहीं जीरो होने के कारण म्यू नॉट जीरो। अब अगला क्वेश्चन एस एच दे दे ओ एच की जगह, अगेन वही चीज। ठीक है ना? ऊपर ओ एच दे दे और नीचे सी एन दे दे, फिर भी नॉट जीरो। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऊपर क्लोरीन दे दे और नीचे ब्रोमीन दे दे, ये भी क्या होगा, नॉट जीरो। समझ? कैलकुलेशन ये नहीं कर पा रहे कितना है, सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे म्यू क्या है, जीरो है, और यहाँ पे म्यू नॉन जीरो है, बस इतना ही कमेंट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट है। हाँ, CL में जीरो होगा, ये तो क्वेश्चन कर चुके ना थर्ड। अबे Cl और Cl सेम ग्रुप था, CN सेम ग्रुप था, CC सेम ग्रुप था, तो इन सब में म्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। हाँ, तो लोन पेयर, लेकिन स्ट्रक्चर इसके जैसा नहीं है ना। वाटर केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो कि नहीं? वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ तो मुझे, क्या लीनियर होता है? तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए जितना ऊपर डाइपोल मोमेंट होगा उतना नीचे कैंसल आउट नहीं हो पाती है इस केस में। तो ऐसे केस जिनका जीरो नहीं होगा वो सब लिखा हूं, देखो यहाँ पे OH SH। ठीक है ना? OH या डिफरेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर डिफरेंट हो तो बहुत इजी है म्यू नॉट इक्वल टू जीरो बोलना। ठीक है ना? प्रॉब्लम ये है कि OH को भी आप दिस लॉजिक से क्या बोल दोगे, जीरो, लेकिन नहीं होता है। तो ऐसे दो ही एग्जाम्पल है यार, OH है या SH है। ठीक है, बाकी डिफरेंट में तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये थे आपके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो दो प्रॉपर्टी डिस्कस किए, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी अगर आपसे पूछेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी से। ठीक है ना? सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, और पोलैरिटी किससे देख लेंगे, म्यू से। म्यू यानी डाइपोल मोमेंट। अब म्यू तो जानते ही हो, म्यू निकालना अभी अभी सीखे हैं, तो म्यू अगर निकालते हैं तो सॉलिबिलिटी भी पता चल जाएगा। क्लियर? बोल नहीं रहे हो? कुछ पे डिपेंड नहीं करेगा, आपको सॉलिबिलिटी अगर पूछता है तो म्यू निकालने सिखाया हूं, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? जैसे सीस और ट्रांस में, यहाँ पे सीस और ट्रांस में किसका ज्यादा हुआ बताओ, सीस का ज्यादा हुआ है, तो यही ऑर्डर सॉलिबिलिटी की होगी। ठीक है, सेम ऑर्डर, कुछ और नहीं सोचना है। अगेन नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, और फिफ्थ जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो होती है
मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सा डिफरेंट। तो बताओ ट्रांस में और सिस में किसका ज्यादा होगा, ट्रांस का ज्यादा। ट्रांस मोर सिमेट्रिकल होता है, बट इसमें किसका ज्यादा हो जाएगा, सिस का। समझ रहे हो कि नहीं, तो ध्यान देना। तो ये 5 प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ये सीन ऑक्साइम है, ठीक है ना, सी एन बॉन्ड को ऑक्साइम बोलते हैं, और ये आपका एंटी ऑक्साइम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्साइम मान के चलो, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि CH3CHNOH नंबर ऑफ ऑक्साइम बताने। तो देखो एक सीन ऑक्साइम होता है और एक एंटी ऑक्साइम। कैसे बनाए, एक OH नीचे है तो लोन पेयर ऊपर है, और एक इसके अपोजिट। तो नंबर ऑफ ऑक्साइम कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, सीन एंटी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर जरा ध्यान से देखो, ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं, ठीक है, और ऑर्डिनरी लाइट की खास बात क्या होती है कि वो सभी डायरेक्शन में अपना प्रोपगेट करता है। ठीक है ना, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर होता है ना, जैसे अपने रूम में जो लाइट है वो ऑर्डिनरी लाइट है, जो सनलाइट है वो ऑर्डिनरी लाइट है। तो ये ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, ये आपका इसके इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है ना, ये आपका हर डायरेक्शन में अपना प्रोपगेशन करता है। इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर है वो आपको दिख रहा है, हर डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर। इस ऑर्डिनरी लाइट को क्या करते हैं, एक पोलराइजर से पास कराते हैं। पोलराइजर, पोलराइजर इस तरह से होता है, ठीक है, इसका नाम है पोलराइजर। पोलराइजर से जब लाइट निकलता है तो सिर्फ लाइट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो केवल एक प्लेन में ही प्रोपगेट कर पाता है। ठीक है, अब बात देखो 3D है, 3D की बात हो रही है। ठीक है ना, मैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। अभी पहले आप ये देख लो कि ये पोलराइजर है, ये जो लाइट निकला इस लाइट का नाम है प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो पीपीएल, ये जो पोलराइजर है निकोल प्रिज्म का बना होता है, ये निकोल प्रिज्म बोलते हैं इसको। निकोल प्रिज्म का पोलराइजर से किसी ऑर्डिनरी लाइट को पास कराओगे तो जो आपको लाइट मिलेगी, दैट लाइट प्रोपगेट ओनली इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब जैसे इसमें जो प्लेन है, ठीक है ना, एक प्लेन में उसका डायरेक्शन होगा। जैसे 3 प्लेन होते हैं अपने पास, एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, वाई जेड प्लेन, ठीक है, और एक्स जेड प्लेन। तो ये जो 3 प्लेन है, तो यहाँ पे ये सभी प्लेन में अपना प्रोपगेशन दे रहा था। लेकिन जैसे ही लाइट इससे पोलराइजर से पास किए तो इस लाइट का जो डायरेक्शन है वो आपका सिंगल यूनिडायरेक्शनल हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी इस लाइट की बढ़ जाएगी। अब आप देखो, जैसे मान के चलो हमारे पास जो ऑर्डिनरी टॉर्च होता है, जैसे फोन में जो टॉर्च होता है, ठीक है, या हमारे रूम में जो भी लाइट है, ये सब ऑर्डिनरी लाइट है। और जो हमारे पास, ये तुम लोग सर्कस में देखते होगे, एक लेजर लाइट होता है जो काफी दूर तक जाता है, देखे हो ना। तो वो जो लाइट है, लो जो लेजर लाइट है, उसको क्या बोल सकते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल लाइट है वो। ठीक है ना, इसीलिए उसकी इंटेंसिटी इतनी दूर है। तभी आप देखते हो बीच बीच के पास आपको दिखता है बहुत दूर तक अंधेरे में, ठीक है, उसकी लाइट चमकती है, तो काफी दूर तक वो लाइट जाती है। क्यों, चूंकि उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जो सभी डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर, अब क्या कर रहे हैं, सिंपली उस लाइट को काट रहे हैं। अब देखो ये कटता कैसे, मान के चलो ये लकड़ी का बहुत सारा रैंडमली पड़ा हुआ एक लकड़ी का बहुत सारा एक बड़ा सा ढेर है, ठीक है, और उस ऐसा विंडो तुम लोग देखे होगे, ठीक है ना, पुरानी मूवी में जो जेल होता था उसमें इसी तरह से क्या बने होते थे, विंडो बने होते, ये ऐसा विंडो देखे हो ना।
तो इस तरह से जो विंडो होते हैं, उस विंडो के सामने अगर मैं यहाँ पे लकड़ी का बहुत सारा ढेर लाऊंगा तो वही वही लकड़ी का टुकड़ा इससे पास होगा जो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ पा रहे हो? और कोई इस तरह से होगा तो क्या होगा, रुक जाएगा। तो पोलराइजर बेसिकली क्या कर रहा है, लाइट के ऑल डायरेक्शन को काट के सिंगल डायरेक्शन में भेज रहा है। और ये पीपीएल क्यों जरूरी था? अब ये पीपीएल अपने लिए इसलिए जरूरत था कि अपने को एक टेस्ट करना है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। ये सारी चीज किस में हो रहा है, पोलारीमीटर नाम की एक इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है। काम क्या है उसका, देखो काम उसका ये है कि जैसे ही इस पीपीएल को, अब पीपीएल अपने पास आ चुका है, लेजर लाइट आ चुका है, अब क्या कर रहे हैं, इस पीपीएल को तीनों सैंपल में पास कराया है और तीनों सैंपल से हमें डिफरेंट बिहेवियर पता चला। जैसे ही इस लाइट से हमने इसको पास कराया तो ये लाइट जो है ना, ऐसा था, ये लाइट थोड़ा सा रोटेट हो गया, इस तरह से लाइट का कुछ रोटेशन मिला, मतलब ये राइट साइड घूम गया क्लॉकवाइज। ये जो क्लॉकवाइज घुमा मतलब अल्फा, मैं बोल दूं यहाँ पे अल्फा क्या है, 0 है, लाइट अभी रोटेट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ए से पास किया लाइट को थोड़ा सा वो घुमा दिया, अल्फा कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ गया, मान चलो पॉजिटिव 15 डिग्री आ गया, लाइट थोड़ा सा घूम गया। और क्या ऑब्जर्वेशन, बी में पास कराया तो बी में लाइट जो है ना घुमा, लेकिन लाइट किधर घूम गया, इस तरह से एंटी क्लॉक थोड़ा सा घूम गया, राइट साइड में घूम गया। मतलब अल्फा क्या हो गया इसकी, निगेटिव हो गई, निगेटिव 15 डिग्री हो गई। अल्फा क्या हो गई इसकी, निगेटिव हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। और सी में क्या देखा, जैसा लाइट था वैसे ही निकल गया, कुछ रोटेशन नहीं हुआ, सेम टू सेम उसमें लाइट जैसा था एज सच निकल गया यहाँ से। लाइट तो हम देखो सब में ऐसा लाइट भेज रहे हैं, वही पीपीएल तीनों में भेज रहे हैं, ठीक है ना, इसमें भी यही तीनों लाइट हम भेज रहे हैं। अब तीनों में ये जो लाइट के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर डिफरेंट मिला, इसी का नाम क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या शो किया, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इन तीनों में एबीसी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, स्टीरियो फॉर्मूला डिफरेंट होगा। स्टीरियो फॉर्मूला उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। दूसरा, जब हम लाइट पास किए तो लाइट के जो बिहेवियर है ए और बी में, ए एंड बी में चेंज हुआ, लेकिन सी में चेंज नहीं हुआ। तो सी वाला जो कंडीशन है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों भाई, यहाँ पे कोई एक्टिविटी ही नहीं शो किया, लाइट जैसा था वैसा ही निकल गया। तो थर्ड केस को बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। और इसी में हम लोग मीजो पढ़ेंगे, रेशमिक मिक्सचर पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो सारे केस पढ़ने वाले हैं। बट ए और बी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों, जैसी लाइट पास किया, ये जो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, लाइट, लाइट के अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर बदल गया। जैसी लाइट पास किया ये थोड़ा सा रोटेट हो गया। अगर क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उसको बोलते हैं डी फॉर्म, ठीक है ना, डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। और अगर एंटी क्लॉक या लेफ्ट साइड घूमता है तो उसको बोलते हैं एल फॉर्म, लीवो रोटेटरी फॉर्म, ठीक है ना। तो ये तीन जो बिहेवियर है, दिस इज अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि अल्फा 0 आ जाए, जैसे अल्फा यहाँ पे क्या आया, 0 आ जाए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, और अल्फा नॉन जीरो आए, इन दोनों में अल्फा क्या आया है, नॉन जीरो, या तो पॉजिटिव आया या निगेटिव आया है, ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है।
दिस इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। पोलारीमीटर में ये एक्सपेरिमेंट हुआ और बस इतना आपको पता चला कि जो प्लेन पोलराइज लाइट के अबाउट इसकी बिहेवियर क्या हुई, डिफरेंट मिली आपको, ठीक है ना। प्लेन पोलराइज लाइट के अबाउट इसकी आपकी बिहेवियर अलग मिली। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो यही है कि आपका एक लिवो रोटेटरी है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और एक कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्लियर है? तो मैं ये बता रहा था आपको कि यह एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। बस आपको यहाँ पे ना, बस आपको अल्फा की 3 वैल्यू मिली, ठीक है ना। यहाँ पे ए और बी में अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव मिला और सी वाले में अल्फा 0 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम ये है कि अल्फा अगर आपके पास नॉन जीरो आ गया तो उस कंपाउंड को किसी क्वेश्चन में गिवन है, मान के चलो गिवन है अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहां पे तो आंख मूंद के आप ये बोल सकते हो कि कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन अल्फा 0 आने पे दिक्कत ये है कि मान के चलो हमने किसी मॉलिक्यूल को 360 से रोटेट किया, ठीक है ना, तो अल्फा 0 भी बोल सकता हूँ और 360 भी बोल सकता हूँ ना। तो हो सकता है मॉलिक्यूल रोटेट हुआ है लेकिन 360 रोटेट हुआ है, तो 360 से रोटेट होने को भी तो अल्फा 0 ही बोलते हैं। उस केस में मॉलिक्यूल क्या होगा भाई, आप देख रहे हो एक्चुअल में ऑप्टिकल एक्टिविटी अबाउट कि प्लेन पोलराइज लाइट को कौन घुमा रहा है। अगर ए और बी घुमा रहा है तो वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर 360 से ये रोटेट हुआ है तो क्या पीपीएल नहीं घुमा, पीपीएल तो इसमें भी घुमा है, लेकिन एंगल क्या है 360 है। तो 360 से घूमने के बाद भी वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकता है। तो इसका तरीका ये है कि जब भी आपके पास अल्फा 0 आ जाए तो आपको 2 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना, एक बार में नहीं होता है। एक बार में कब होगा, जब अल्फा नॉन जीरो आ जाए, कुछ पॉजिटिव एंगल आ जाए, कुछ नेगेटिव एंगल आ जाए, कंफर्म हो जाएगा कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। लेकिन अल्फा 0 आने पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि अल्फा 0 हमेशा क्या होगा, इनएक्टिव होगा, बट ये गलत है। इनएक्टिव नहीं हो सकता। उसका तरीका ये है कि आपको 2 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे अभी अपने को अल्फा 0 आ गया तो मैं क्या करूंगा, ये जो पोलारीमीटर है ना, जिस जिस इंस्ट्रूमेंट में ये एक्सपेरिमेंट हो रही है, इसका मैं जो लेंथ और कंसंट्रेशन क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। अब लेंथ कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद भी अल्फा 0 आ गया तब कंफर्म हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन जैसे ही मैं चेंज किया और अल्फा हमें नॉन जीरो आ गया तब कंपाउंड कंफर्म हो गया कि ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि नॉन जीरो पे तो क्या होता है, एक्टिव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात था, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए या तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा और मार्केट जाके पोलारीमीटर लाना पड़ेगा, और पोलारीमीटर में कंपाउंड को चेक करना पड़ेगा कि अल्फा क्या आ रहा है, और फिर आप उसकी एक्टिविटी बता पाओगे। ठीक है ना। मतलब लाइट के, जैसे सपोज सैंपल है उसमें आप टॉर्च जलाए और देखे कि लाइट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप बोल दोगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है, और अगर नहीं घूमेगा तो बोल दोगे इनएक्टिव है। बट अब मैं बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से पहले आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लाइट घूम क्यों रहा है। अगर मॉलिक्यूल में लाइट इसलिए घूम रहा है क्योंकि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, जैसे मैं ऊपर देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ठीक है ना, और नीचे देखो एक अनसिमेट्रिकल, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है ना, कहीं भी कुछ भी बना हुआ है इस तरह से, ठीक है ना, कोई पैटर्न नहीं है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अब होगा क्या, पीपीएल अगर इसमें जाएगा, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ कि इससे पहले तो जो सैंपल था, मान के चलते ये ए एंड
बी, ठीक है ना। जैसे ये अगर हम बात कर ले, जो अपना पिछला मॉलिक्यूल था उसमें ऊपर के जो दोनों मॉलिक्यूल थे, ठीक है, ये वाले थे ए एंड बी, और ये वाला सी था, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे पीपीएल पास कराया, इसमें भी पास कराया, तो पीपीएल क्या होगा, यहाँ पे एक सिमेट्रिसिटी होने के कारण, ठीक है ना, लाइट को जो भी डायरेक्शन मिलेगा उस डायरेक्शन में एज सच वो आराम से निकलेगा, पीपीएल का कोई रोटेशन नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे गैप मिला, इधर गया, इधर गैप मिला, इधर चला गया, इधर, मतलब फिक्स पैटर्न नहीं होने के कारण लाइट इधर उधर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिमेट्रिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिव, ये वाला क्या था, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और जिसमें रोटेशन हो गया था वो क्या था, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, क्या मुझे इस तरह से हर बार सिमेट्रिसिटी चेक करना पड़ेगा? तो देखो, सिमेट्रिसिटी या कॉन्सेप्ट जो भी है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इससे पहले हम एक्सपेरिमेंटल पढ़े कि आपको लाइट को रोटेट करना पड़ेगा। बट अब हम लोग कुछ ऐसे ऑप्टिकल टर्म्स पढ़ने वाले हैं जिससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे सम टर्म्स यूज्ड इन ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। मतलब थ्योरेटिकली हम किसी कंपाउंड को कैसे जज करें, ठीक है ना। तो सबसे पहला टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कायरल कार्बन आपको पहले भी पता है, ऐसा कार्बन जिससे सारे वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा मिथाइल ले लिया, ठीक है, तीसरा फिनाइल ले लिया, ठीक है ना, फोर्थ इथाइल ले लिया। तो इस कार्बन को क्या बोलूंगा मैं, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन विच ऑल वैलेंसीज आर डिफरेंट, ठीक है। तो अब कायरल कार्बन का क्या लॉजिक है ऑप्टिकल आइसोमर से, ये लॉजिक है कि अगर किसी में ओनली वन कायरल कार्बन होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। दो होगा, दो कायरल कार्बन होगा तो हम नहीं कह सकते, कांट से, उसको कैसे कहेंगे हम अगले टर्म में पढ़ेंगे। बट कायरल कार्बन, जैसे मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि नंबर ऑफ कायरल, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, राइट नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, CH3 CH Cl CH2 CH3, बताओ इसमें कितना कायरल कार्बन है, एक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है, एक्टिव है, ठीक है ना। तो यही लॉजिक है, इस टर्म का पढ़ने का मतलब यही है कि अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है और चारों ऑप्शन में कोई अगर एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कायरल सेंटर सिर्फ एक है, कायरल कार्बन सिर्फ एक है, तो आप डायरेक्टली ऑप्टिकल एक्टिव बोल सकते हो, आपको कोई सिमेट्रिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, और भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, बॉन्ड लाइन आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बॉन्ड लाइन दे रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताने हैं।
मैं सब में कायरल कार्बन लिख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें ये वाला कार्बन कायरल है, 1 हो गया। इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है ना। थर्ड में आपको ये वाला कार्बन कायरल है और ये वाला कायरल, तो सी सी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना। 4 में आपका ये कार्बन कायरल है, सी सी 1 हो गए, ठीक है ना। फिफ्थ में आप देखोगे तो ये वाला कार्बन आपको कायरल दिख जाएगा। 6 में आपको नो कायरल कार्बन, 0 कायरल कार्बन है इसमें। इसमें भी आपका 7 में भी नहीं है। 8 में है ये वाला। अब इसको कायरल कार्बन तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन कायरल सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है ना। कायरल सेंटर बोल सकते हैं। सेंटर बोलने का मतलब ये है, जैसे ये CH3 है, ये इथाइल है, ये एक साइक्लोप्रोपाइल और इधर एक लोन पेयर भी है, ठीक है। हाँ, तो कायरल सेंटर बोल सकते हैं। कार्बन तो सिर्फ कार्बन के लिए है, कायरल सेंटर यू कैन से कायरल सेंटर, बट अगेन कायरल कार्बन अगर पूछता है तो 0। 9 में बताओ कायरल सेंटर होगा क्या? 9 में कायरल सेंटर होगा? नहीं, नहीं होगा। रीजन क्या है, तुम लोग को बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ और वो समझ नहीं रहे हो। चारों चीज डिफरेंट होना चाहिए ना, ठीक है। तो अभी चारों चीज डिफरेंट नहीं है। मैं 9 को इधर बना के बता रहा हूँ आपको। GOC आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको प्रॉब्लम होने ही वाला है, ठीक है ना। इस तरह से आपके बने हुए हैं। अब देखो ये वाला लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में है। तो इसके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपके नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये इस तरह से बन जाएंगे। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताओ जरा, क्या होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन? sp2। और कोई भी sp2 कायरल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये देखो ये भी sp2 था। sp2 कभी कायरल हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है, आपको sp3 ही होना चाहिए, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर चार चीजें डिफरेंट हो गई किसी सेंटर में तभी तो sp3 होगी। अब चार डिफरेंट कब आएगी, जब चार सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिस एटम शुड बी sp3, ठीक है ना। यही चीज मैं जीआई में भी, यही गलती जीआई में भी करे थे ना। जीआई में हम एक क्वेश्चन दिए थे ना इस तरह से, आज ही किए हैं जीआई का, ठीक है ना। तो ये एटम तो sp3 था, बट ये एटम क्या था, sp2, ठीक है ना। तो sp3 चाहिए था, ठीक है। तो 9 में ये लॉजिक। तो इस तरह से नंबर रिपीट कर रहा हूँ कि कायरल कार्बन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कायरल सेंटर जब बोलेंगे तब नाइट्रोजन भी आ जाएगा, और नाइट्रोजन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी अभी बहुत सारा पढ़ना है अपन को, बट कायरल कार्बन से सिर्फ इतना रिलेशन है। देखो एक क्वेश्चन डायरेक्ट कायरल कार्बन से आ जाता है, ठीक है ना। मैं मतलब इस तरह से और भी आपको स्ट्रक्चर दे सकता हूँ जिसमें आपको नंबर ऑफ कायरल कार्बन बहुत सारा पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड होंगे जहाँ पे आपको कायरल कार्बन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से जैसे यही मॉलिक्यूल है तो इसमें आपको कायरल नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो एक तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरा ये बोला गया कि अगर एक ही कायरल कार्बन होता है किसी मॉलिक्यूल में तो उसको ऑप्टिकल एक्टिव बोला जा सकता है, लेकिन दो कायरल हो, तीन कायरल हो तो नहीं कह सकते। अब बात आती है कायरल सेंटर की। तो कायरल सेंटर वो सेंटर होते हैं जो एक्सेप्ट अदर देन कार्बन। अब जैसे मान के चलो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी नंबर ऑफ कायरल सेंटर 1 है, बट दिस कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है ना। तो वही बात मैं लिखा कि ओनली वन कायरल सेंटर एक्सेप्ट टर्शियरी अमीन। ये अपना टर्शियरी अमीन है। टर्शियरी अमीन कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। उसका रीजन ये है कि इसमें रोटेशन होता है, फ्लिपिंग बोलते हैं इसको, और फ्लिपिंग के कारण क्या होता है,
उसकी सिमेट्रिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और कहीं ना कहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सिमेट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो पहला आर्टिकल आपका यही था कि आपको सिर्फ कायरल कार्बन बताना है। नेक्स्ट हम लोग इसमें और भी कुछ क्वेश्चन, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कायरलिटी। कायरलिटी या फिर कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये दो जो टर्म है ये हमको पढ़ना है। तो देखो ये चीज क्या होता है, कायरलिटी का मतलब ही है हैंडेडनेस, जो हाथ जैसा हो, ठीक है ना। जैसे अपना जो हाथ है वो आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है कायरलिटी का। अब इसको ध्यान देना, कायरलिटी का कायरल कार्बन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना कि कायरल कार्बन जिस मॉलिक्यूल में होगा वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है ना, दो अलग कॉन्सेप्ट है। कायरल कार्बन एक एटम है और कायरलिटी एक मॉलिक्यूल है। तो क्या है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। कायरलिटी का मीनिंग होता है हैंडेडनेस, मतलब हाथ के जैसा। अब ये जो हाथ है ना, किसी भी हाथ में आप देख लो उसकी कंडीशन क्या होती है। मैं अभी कायरलिटी की कंडीशन बताता हूँ, ठीक है ना। कंडीशन ये है, मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते तो वो कायरलिटी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अपना हाथ है, ठीक है, तो इसको भी आप दो इक्वल हाफ में नहीं काट सकते। आप बोल रहे होगे सर काट तो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये 3D फेनोमेना है। आपको काटना भी ऐसे है जिससे जो दोनों पार्ट हो, ठीक है, दो इक्वल, जो दोनों टुकड़ा होगा, जो दोनों पीस होगा काटने के बाद, ठीक है ना, वो दोनों सेम दिखना चाहिए। तो आप बताओ, अगर अपने हाथ को हम लोग कट करते हैं, आप फ्री हो कैसे भी काट सकते हो ना। अब उसको काटने के बाद क्या आपको क्या लगता है, दोनों जो पार्ट होगा क्या दोनों सेम दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। आप कैसे भी काट सकते हो, नहीं दिख पाएंगे। तो कायरलिटी वर्ड वहीं से डेवलप हुई है, ठीक है ना। कायरलिटी का जन्म ही उसी से हुआ है, क्योंकि वर्ड का मीनिंग ही वही है, ठीक है। तो अपना जो हाथ है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसको आप दो इक्वल हाफ में, आप कोशिश करके कैसे भी करके आप सोचना इस बात को बाद में, ठीक है ना। आप उसको इक्वल हाफ नहीं काट सकते, ठीक है। हाँ बोलो। दोनों सेम दिखेगा बताओ। एक साइड तुम्हारा सामने वाला फेस दिखेगा, दूसरे साइड उसके बैक साइड दिखेंगे, सेम दिखेगा क्या दोनों? मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया कि मान के चलो पांचों उंगली कट जाएगा, ठीक है, आधा आधा। बट एक साइड तो आपका फेस रहेगा, और दूसरे साइड क्या दिखेगा? दूसरे साइड ब्लड वाला पार्ट होगा ना यार। और उसका दूसरे पार्ट में, हाँ, दोनों टुकड़ा सेम दिखना चाहिए। एक्चुअली कैरलिटी इज द 3D फेनोमेना, देयर बोथ इक्वल हाफ लुक लाइक सेम। दोनों सेम दिखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जिसको आप इक्वल काटने पे दोनों सेम दिखते हैं, तो वो कभी कैरलिटी नहीं शो करेगी, ठीक है ना। इसको और आराम से सोचना। मैं दूसरी कंडीशन ले रहा हूँ। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि जैसे मान के चलो हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ। इस मॉलिक्यूल में दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है, दैट मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर, हाँ, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। अब ये एक टर्म क्या है, सुन, इसको समझते हैं। देखो, पहला तो बोला कि इक्वल हाफ नहीं बांट सकते, ठीक। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो मिरर इमेज होना चाहिए, जैसे अपना जो दोनों
हाथ है उसको उसको आप इम्पोज कराओगे तो एक साइड से पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरे साइड से नहीं होगा। उसका क्या मतलब है मैं बोल रहा हूँ, देखो जैसे ये अपना ये जो स्क्रीन है, ठीक है ना, ये मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसके पूरा बीचों बीच में मैंने इसको लिखा है। अब इसको जस्ट फोल्ड करूंगा, ठीक है ना, इसको जस्ट यहाँ से फोल्ड करूंगा तो क्या होगा, ओ एच को ओ एच इम्पोज कर लेगा, सी एस थ्री को कौन इम्पोज कर लेगा, सी एस थ्री इम्पोज कर, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो दिस इज नॉट सुपर इम्पोजेबल, ये सुपर इम्पोजेबल की कहानी नहीं है, ठीक है ना। सुपर इम्पोजेबल कैसा वाला पूछ रहा है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये है, मॉलिक्यूल को आपको यहाँ से उठाना है, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल को इस तरह से, नॉन सुपर इम्पोजेबल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि आपको यहाँ से मॉलिक्यूल को इस तरह से पिक करना है, ठीक है, दोनों हाथ से, एक एक उंगली यहाँ पे और एक यहाँ, इस तरह से इसको पिक करो, ठीक है, और पिक करके यहाँ पे रखने की कोशिश करो। तो जब यहाँ रखोगे तो हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, समझ रहे हो, इस मॉलिक्यूल को ऐसे रख रहे हैं, ध्यान देना। देखो अब क्या होगा, ये तो इम्पोज कर जाएगा सी एस थ्री सी एस थ्री, लेकिन क्या ये इम्पोज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। हाथ के साथ भी वही है, आप अपनी दोनों हाथ को, ठीक है, जैसे नमस्ते करते हैं ना, तो जब नमस्ते करते हो तो ये क्या है, इम्पोजेबल है, ठीक है, दिस इज इम्पोजेबल, बट दूसरे तरीके से इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। इम्पोजेबल कैसे हो रहा है, फोल्ड करने से इम्पोज हो रहा है। अगर आप फोल्ड नहीं करोगे, ठीक है, जब आप फोल्ड नहीं करोगे तो जो लिटिल फिंगर है वो आपका किससे मिलेगा, थंब से जाके लगेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। जब आप अपने हैंड को फोल्ड करोगे जैसे नमस्ते करते हैं तो वो इम्पोजेबल हुआ, लेकिन दूसरे तरीके से वो क्या हुआ, नॉन इम्पोजेबल। दूसरे तरीके से जब आप उसको फोल्ड करोगे उसमें क्या आएगा, जो लिटिल फिंगर है वहां पे आपका थंब आ जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो बाकी सारे एक मिडिल फिंगर के सामने आपका है, बाकी सारे चीज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर, क्लियर। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल समझ आया, एक्चुअल में कैरलिटी के लिए यही चीज चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों करना, एक्चुअल में दोनों कंडीशन वही है। अब मैं बताता हूँ, ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप इक्वल पार्ट में काट ही नहीं सकते। आप एज्यूम करो इसको मैं कैसे काटूं, किसी भी तरह से आप काटोगे ये दो इक्वल हाफ में कटेगा ही नहीं, तो बात दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो कैरलिटी का मतलब यही होता है कि द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड टू इक्वल हाफ, ठीक है, इक्वल हाफ में नहीं काट सकते उसको। रीजन क्या होता है कि उसकी मिरर इमेज जो होती है, ठीक है ना, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, ठीक है। और भी एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे दोनों हाथ के जो ग्लव्स होते हैं, ठीक है, आप राइट का लेफ्ट में पहन सकते हो क्या, नहीं, तो ये क्या हो गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गए, समझ पा रहे हो। लेफ्ट शूज का, लेफ्ट लेग का आप शूज राइट में नहीं पहन सकते, राइट का लेफ्ट में नहीं पहन सकते, ये सब क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसीलिए हाथ हो गया, ये पैर हो गया, ये सब क्या है, कैरलिटी है। इन सब मॉलिक्यूल में कैरलिटी है, क्यों, चूंकि इसमें किसी भी टाइप की सिमेट्रिसिटी ही नहीं है, और अगर सिमेट्री नहीं होगी तो आप उसको काट नहीं सकते हो। तो कैरलिटी वर्ड समझ आया। इधर भी ओएच हो जाता तो, अबे तो उस समय तो कायरल ही नहीं होता ये, थ्री डी में कायरल कार्बन तो चाहिए ना, कायरल कार्बन तो चाहिए ही, चारों डिफरेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, चारों डिफरेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर आइडेंटिकल, ठीक है, अगर मान के चलो कोई सुपर इम्पोज कर जा रहा है, जैसे मान के चलो हम हाथ में जो ये ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं वो कंप्लीट आपका क्या होगा,
एक दूसरे को इम्पोज कर जाएगा। तो दीज आर नॉट कायरल, दीज आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो बेसिकली जो कायरलिटी है, ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरलिटी इज द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन टू कंपाउंड एक्टिव। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बी ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है। कायरल होने जरूरी है मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसको आप इक्वल हाफ में नहीं काट सकते हो, ठीक है, और आप उसके जो मिरर इमेज है, वो मिरर इमेज दो तरीका है, या तो आप इक्वल हाफ में काट नहीं सकते या उसके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब सवाल उठता है, क्या हर बार हमें ये चीज करना पड़ेगा? क्या उसको दो बार काट के देखना पड़ेगा या उसकी मिरर देखनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसका एक तरीका है इसको देखने का। क्या तरीका है? तरीका ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो मॉलिक्यूल में दो टाइप की सिमेट्रिसिटी चेक कर लो, पीओएस और सीओएस। अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों क्या हो? एब्सेंट हो, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और अगर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो जाए, पीओएस प्रेजेंट हो जाए और सीओएस एब्सेंट हो जाए, या पीओएस, अभी पढ़ेंगे, वही दोनों टर्म पढ़ना है। इन इन केस में, ठीक है, या दोनों ही प्रेजेंट हो जाए, पीओएस या सीओएस, ये सब प्रेजेंट हो जाए, तो ये सारा केस क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव का है। ठीक है ना? तो हमें अगला टर्म वही पढ़ना है, ऑप्टिकल एक्टिव पढ़ना है, और ये पीओएस और सीओएस। ठीक है, तो पीओएस होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सीओएस क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, सीओएस क्या होता है आपका? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब तो हमें हर बार पीओएस और सीओएस चेक, एक तो तरीका है किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि ओनली वन कायरल कार्बन। तो देखो, मैंने आपको यहाँ मिरर से भी दिखाया, और क्या इसमें एक ही कायरल कार्बन है? देखो इस दोनों मॉलिक्यूल में, तो ये कंपाउंड क्या होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों? दो तरीके, तीन तरीका है इसको बोलने का। इस मॉलिक्यूल को मैं इक्वल हाफ में काट नहीं सकता अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन। दूसरा, इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल के जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। और तीसरा क्या है? एक कायरल कार्बन है, इसलिए भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन हो जाए या जिसमें कायरल कार्बन ना हो, उन सब क्वेश्चन में हमें पीओएस और सीओएस चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ने वाले हैं।